अस्सलामुअलैकुम। आज हम दूसरे वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है बालिदगी और नशोनुमा, जिसे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं। इसकी शुरुआत एक शायरी से करेंगे। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो बालिदगी और नशोनुमा में क्या फ़र्क है, पहले हम ये देखेंगे। देखिए, बालिदगी जो है ये मिक़दारी तब्दीली है। इसका मतलब कि जो हाइट में बढ़त होती है या फिर वेट में बढ़त होती है, जिसे हम देख सकते हैं या जिसे हम गिन सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसे हम बढ़ना या बालिदगी कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। जिस चीज़ को हम मतलब मेजरमेंट नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं, नशोनुमा कहते हैं। इसीलिए इसे मियारी तब्दीली कहा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसकी हम पैमाइश कर सकते हैं। कहा ना मैंने कि ग्रोथ की हम पैमाइश कर सकते हैं कि 1 kg बड़ा है या 1 सेंटीमीटर बड़ा है, उसे हम क्या कहते हैं, पैमाइश कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट की हम पैमाइश नहीं कर सकते। ये जो बालिदगी है या ग्रोथ है, ये नशोनुमा का ही एक हिस्सा है। मतलब हम ये ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है एक बहुत बड़ा कोई सर्कल हो तो उसमें का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो बालिदगी है। लेकिन बालिदगी के बगैर भी नशोनुमा मुमकिन है। इसका मतलब बालिदगी के साथ साथ नशोनुमा होती है, लेकिन नशोनुमा के लिए बालिदगी की ज़रूरत नहीं है। इसे हम मुशाहिदा कर सकते हैं। या जैसे कि अगर 1 साल पहले कोई लड़का 4 फुट का था, तो हम 1 साल के बाद अगर उसको देखेंगे तो हम समझ में आएगा कि उसके अंदर ग्रोथ हुई है। लेकिन नशोनुमा की हम मुशाहिदा नहीं कर सकते। जैसे आज अगर आपने कोई नया वर्ड सीखा या कोई नई नॉलेज हासिल की, तो हम उसे मुशाहिदा कर नहीं बता सकते। आपको देख कर हम नहीं बता सकते कि आपने कोई नई चीज़ सीखी है। इसी तरह ये एक ख़ास मरहले में जाकर रुक जाती है। जैसे कि 15-16 साल मैच्योरेशन के बाद जो है ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन ये है वो कंटिन्यूस रहती है। नशोनुमा है जो वो कंटिन्यूस है, ज़िंदगी भर जारी रहती है। मतलब हम कुछ ना कुछ नया अपनी ज़िंदगी में सीखते ही रहते हैं, या फिर हमारी सोशल डेवलपमेंट होती है, या फिर हमारी इमोशनल डेवलपमेंट होती है, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। इसका दायरा जो बहुत कम है और इसका दायरा बहुत वसी है। मैंने कहा ना, ये बहुत वसी बड़ा दायरा है, उसका एक हिस्सा बालिदगी है। अब हम एक नए टर्म के बारे में देखेंगे, पुख्तगी। पुख्तगी किसे कहते हैं? ये जो है ये एक एज रिलेटेड टर्म है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन 1 साल के बच्चे को आप लिखना नहीं सिखा सकते। क्यों नहीं सिखा सकते? क्योंकि उसके अंदर, उसकी बॉडी में मैच्योरेशन या पुख्तगी नहीं आई है। तो अगर 3-4 साल 5 साल के बच्चे को आप लिखना सिखा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि मैच्योरेशन के लिए एक पर्टिकुलर एज ज़रूरी है। तो डेवलपमेंट को हम कह सकते हैं कि ये जो है ये पुख्तगी और सीखने के अमल का प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब हुआ कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू मैच्योरिटी इनटू लर्निंग। अब बालिदगी और नशोनुमा जो है वो 2 चीज़ों से पर डिपेंडेंट है। एक है हेरिडिटी और एक है एनवायरनमेंट। हेरिडिटी को ही तवारुस कहते हैं और एनवायरनमेंट को माहौल। तो इसका मतलब ये है, हेरिडिटी का मतलब क्या है? जो भी हमें अपने पेरेंट्स से, जो भी हमें हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, या हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, या उनकी आदतें आती हैं, या अगर हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो हम भी इंटेलिजेंट होंगे। जो भी उनके कैरेक्टरिस्टिक हमारे अंदर आते हैं उसी को हम तवारुस कहते हैं। एनवायरनमेंट मतलब क्या? माहौल। तो बच्चे को कैसा माहौल के अंदर बच्चा पला बड़ा है, उसके ऊपर भी जो है बालिदगी और नशोनुमा डिपेंडेंट होती है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इज़ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट क्या है और नशोनुमा क्या है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का ही एक प्रोडक्ट है। अब हम जानेंगे कि तवारुस क्या होता है। देखिए, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स में से हमारे फादर, हमारे बाप के पास से हमें 23 क्रोमोसोम्स मिलते हैं और माँ से हमें 23 क्रोमोसोम्स मिलते हैं। तो जैसे एक मर्द में 2 टाइप के स्पर्म्स बनते हैं। एक में 22 + X होता है और एक में 22 + Y, 23 हो गया ना। तो 2 टाइप के स्पर्म्स बनते हैं, लेकिन एक फीमेल में जो सिर्फ एक टाइप का एग बनता है जो 22 + X होता है। तो अगर ये वाला स्पर्म और ये वाला एग जब मिलता है तो
लड़की होती है 44 प्लस XX। उसी तरह अगर ये वाला स्पर्म 22 प्लस वाई और 22 प्लस एक्स से मिलता है तो लड़का पैदा होता है 44XY। मतलब हमारा जेंडर, हम मेल हैं या फीमेल हैं, वो भी किसके ज़रिए डिसाइड होता है, हमारे माँ बाप से, खासकर बाप के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। तो इसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, डीएनए के अंदर क्या होते हैं, जीन्स। तो ये जो जीन्स है उसी के अंदर जो है, उन्हीं के ज़रिए माँ बाप से कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। इसी को हम तवारुस कहते हैं। हम एक सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जैसे कि अच्छे माँ बाप अच्छे दिखने वाले माँ या बाप के बच्चे भी कैसे होंगे, दिखने में ज़्यादातर अच्छे ही होंगे। या फिर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है माँ या बाप में से कोई एक भी, तो उनके जैसे बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आप सोचते होंगे कि कभी कभी माँ बाप जो है बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन बच्चे बहुत ही ज़्यादा कुंज़हन होते हैं। ये भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि इनके किसी आबा वजदाद या उनके बाप दादा में कोई वैसे दिमाग वाला होगा, तो उनके जीन्स जो है वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो गए, तो वो कैरेक्टरिस्टिक बच्चों में आने के चांस होते हैं। अब दूसरा जो है वो माहौल। ये जो तवारुस मैंने बताया, तवारुस को सपोर्ट करने वाले जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनको हेरिडिटेरियंस कहते हैं। बहुत फेमस हेरिडिटेरियंस में है एक सर फ्रांसिस गाल्टन और H. गॉडार्ड। ये दोनों जो है फेमस हेरिडिटेरियन हैं। इन्होंने हमेशा तवारुस के फेवर में ही बात की कि जो नशोनुमा होता है हमारे अंदर, या जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पूरा का पूरा जो है वो तवारुस के ऊपर ही डिपेंडेंट है। दूसरी बात क्या है, माहौल। तो माहौल को सपोर्ट करने वाले साइकोलॉजिस्ट को हम एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं। बहुत ज़्यादा फेमस एनवायरमेंटलिस्ट कौन है, J.B. वाटसन ने क्या कहा था, अगर आप मुझे 12 हेल्दी बच्चे लाकर देंगे, 1 डज़न हेल्दी बच्चे लाकर देंगे, तो मैं उनको वो बनाकर दिखाऊंगा जो आप चाहेंगे। तो उनके तवारुस से कोई मतलब नहीं है। मैं अगर आप चाहेंगे कि वो बच्चे को मैं डॉक्टर बनाऊं तो डॉक्टर बना के दिखाऊंगा, वकील बनाऊं तो वकील बना कर दिखाऊंगा, चोर बनाऊं तो चोर बना कर दिखाऊंगा। तो ये पूरा का पूरा एनवायरमेंटलिस्ट था और वो पूरा का पूरा कहता था कि माहौल का ही असर होता है, तवारुस का असर नहीं होता। माहौल 2 किस्म का होता है, कब्ल पैदाइश का माहौल है और पैदाइश के बाद का माहौल। कब्ल पैदाइश का माहौल मतलब जब एक एग और स्पर्म मिलता है और जाइगोट बनता है, तब से 9 महीने तक, बच्चे की पैदाइश तक उसे जो माहौल मिलता है उसे कब्ल अज़ पैदाइश का माहौल कहते हैं। इसका भी बहुत इम्पोर्टेंस है। क्यों? अगर प्रेगनेंसी में किसी फीमेल ने ठीक से खाना पीने का ध्यान नहीं रखा है, ये न्यूट्रिशियस फूड नहीं लिया है, तो बच्चे के जहन के डेवलपमेंट में और उसके जिस्मानी डेवलपमेंट पर असर होने के चांसेस होते हैं। दूसरा क्या है, पैदाइश के बाद का माहौल। पैदाइश तो अच्छे से हुई, समझ लीजिए कोई अच्छा हेल्दी बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन अगर उसे अच्छा माहौल नहीं मिला है, अच्छा खाना पीना नहीं मिला है, या फिर चोर उचकों के बीच में पड़ गया हो बच्चा, तो उसका नशोनुमा वैसे ही होगी, भले वो कितने भी अच्छे माँ बाप की औलादी क्यों ना। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये जो डेवलपमेंट या नशोनुमा है, अगर बहुत अच्छी हेरिडिटी, अगर माँ बाप बहुत अच्छे हैं लेकिन अगर माहौल ठीक से नहीं मिला है तो भी बच्चे का डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा। तो अगर माहौल बहुत अच्छा मिला है लेकिन उनके माँ बाप के जीन्स, जो उनके माँ बाप ठीक नहीं है या उनके जीन्स उसके अंदर अच्छे नहीं हैं, तो भी डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा। अच्छे डेवलपमेंट के लिए तवारुस और माहौल बराबर के जिम्मेदार होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू H/E, यानी कर नशोनुमा जो है वो हेरिडिटी और तवारुस और एनवायरनमेंट पर और माहौल पर दोनों के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। अब हम नशोनुमा के उसूलों के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। पहला उसूल क्या है, देखिए, तसलसल का उसूल, यानी लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू होती है, यानी गोद से गोर तक डेवलपमेंट होती है। जब से इंसान एक जाइगोट होता है, माँ के हमल में होता है, तब से उसके मरने तक उसके अंदर नशोनुमा होती ही रहती है, कंटिन्यू, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं उसे। उसके बाद शरह गैर मुस्तकिल होती है, यानी लॉ ऑफ नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ रेट। इसका मतलब क्या है, देखिए,
बच्चा पैदा होने के बाद 1 या 2 साल तक उसकी नशोनुमा बहुत जल्दी जल्दी होती है। उसके बाद जो है आपने गौर किया होगा कि एक 6 साल के बच्चे में और एक 8 साल के बच्चे में हाइट में, वेट में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, ज़िंदगी के किसी एक हिस्से में डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है, नशोनुमा बहुत फास्ट होती है, और किसी किसी हिस्से में नशोनुमा बहुत स्लो होती है। तो उसका जो रेट है वो फिक्स नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। शरह कैसी है, गैर मुस्तकिल है। तीसरा पॉइंट देखिए, इनफिरादी इख्तिलाफात का उसूल, लॉ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका मतलब ये है कि हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो हर इंसान के अंदर नशोनुमा भी मुख्तलिफ तरीके से होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई 2-8 साल के बच्चे हैं तो दोनों के अंदर बिल्कुल सिमिलर या बिल्कुल एक जैसी नशोनुमा हो रही है, ऐसा ज़रूरी नहीं। तो हर इंसान की नशोनुमा मुख्तलिफ होती है। उसके बाद 4th पॉइंट क्या है, तर्ज बालिदगी में यकसानियत का उसूल, लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। मतलब कि नशोनुमा जो है एक पर्टिकुलर पैटर्न को, एक यकसानियत का जो उसूल है उसे फॉलो करती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि इसके 2 पैटर्न्स हैं। देखिए, सिफालोकॉर्डल पैटर्न और प्रॉक्सिमोडिस्टल पैटर्न। तो सिफालोकॉर्डल पैटर्न का मतलब क्या है, आपने गौर किया होगा कि बच्चा जो है पहले उसकी सर, उसके बाद गर्दन एकदम मजबूत होती है, उसके बाद वो बैठ पाता है, उसके बाद वो चल पाता है। मतलब कि जो डेवलपमेंट है, जो नशोनुमा है, वो सर की तरफ से शुरू होती है और पैर तक ख़त्म होती है। तो उसी को हम कहते हैं सिफालोकॉर्डल। और दूसरा क्या है, प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी कि बीच से शुरू होती है और आखिर में ख़त्म होती है। और जो प्रॉक्सिमोडिस्टल पैटर्न है, इसका मतलब ये होता है कि पहले बीच से शुरू होता है और फिर कोनों में जाती है डेवलपमेंट। तो इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि बच्चा पहले अपना हाथ हिलाना सीखता है, बाद में कुछ पकड़ना सीखता है, उसके बाद वो लिखना सीखता है। इसका मतलब ये है कि पहले जो है क्या हुआ, उसके आर्म्स जो है वो मजबूत हुए, हाथ मजबूत हुए, उसके बाद उसके जो हथेली है वो मजबूत हुई, उसके बाद ही उसके उंगलियां मजबूत हुई। तो इसी को हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल पैटर्न। उसके बाद 5वां उसूल है उसूल बाहिमी ताल्लुक। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा बहुत ज़हीन है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके अंदर जो समाजी और जो जज्बाती नशोनुमा भी है वो भी अच्छी हो सकती है। तो एक तरह की नशोनुमा दूसरे तरह की नशोनुमा के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती है। इसी को हम कहते हैं उसूल बाहिमी ताल्लुक। उसके बाद 6वां पॉइंट ये है कि पेशन गोई का उसूल। तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन कहते हैं। कोई बच्चा अगर छोटा है, अगर वो शीर ख्वारगी में, इन्फेंट स्टेज में ही अगर वो बहुत जल्दी जल्दी सीख रहा है, सब चीज़ें जल्दी जल्दी चल रहा है, जल्दी जल्दी रनिंग कर रहा है, जल्दी बोलना सीख लिया, तो हम पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये बच्चा आगे जाकर बहुत ज़हीन होगा। तो इसी को कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन और पेशन गोई का उसूल। उसके बाद आपने वो कहावत सुनी होगी, पूत के पाँव पालने में ही नज़र आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम शीर ख्वारगी में ही बच्चे के जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको देखकर बता सकते हैं कि वो आगे जाकर कैसे बनेगा। अब 7th पॉइंट ये कहता है कि तवारुस और माहौल का असर होता है डेवलपमेंट पर। इसको हमने अब डिटेल में डिस्कस किए हैं कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या असर होता है। तो मैंने ये भी बताया था आपको कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। उसके बाद देखिए 8वां पॉइंट, आम से खास की तरफ का उसूल, जनरल टू स्पेसिफिक। तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बच्चा पहले पकड़ना सीखता है, मतलब उसके बाद ही वो कुछ लिखना वगैरह सीख सकता है, बाद में वो ड्राइंग करना सीखता है। तो कोई जनरल चीज़ से स्पेसिफिक की तरफ वो जाता है, आम से ख़ास की तरफ जाता है। उसके बाद आसान से मुश्किल की तरफ का उसूल, पहले हम बच्चों को आसान चीज़ें सिखाते हैं, जब वो आसान चीज़ें सीख जाता है उसके बाद ही से मुश्किल चीज़ें सिखाते हैं। पहले जब अगर उन बच्चों को हम जमा करना सिखाएंगे तो एक अदद को जमा करना सिखाएंगे, उसके बाद 2 अदद को जमा करना सिखाएंगे, फिर 3 अदद को। मतलब हम पहले उसे आसान सिखाते हैं फिर मुश्किल सिखाते हैं।
तो ये थे हमारे नशोनुमा के उसूल, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट।